अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ असाम दुरानी और आप देख रहे हैं पायलॉन टीवी। और हमारा जो प्रोग्राम आज है वो जो हमारा जो मौजू गुफ्तगू है वो है पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। ये 3 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कोविड-19 के दौरान की वजह से होने वाला लॉकडाउन और उसके दौरान पैदा होने वाली सिचुएशन। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। इसमें सिर्फ़ पाकिस्तान अकेला ही ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी मईशत जो है वो दिन-ब-दिन गिरावट की तरफ का शिकार है। इसमें यूएई जैसा मुल्क, सऊदी अरब जैसा मुल्क भी इसमें शामिल हैं। लेकिन हम अगर बात करते हैं यूएई की और सऊदी अरब की, तो वहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, जो कि वहाँ से काम की गर्ज से वहाँ पे मौजूद है और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में ज़र-ए-मुबादला जो है वो पाकिस्तान भिजवाते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो काफ़ी हद तक मज़बूत हो जाती है। लेकिन जो इस वक़्त करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें देखना ये पड़ेगा कि ये जो 2 ममालिक हैं, वहाँ पे जो है बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की है कि वो किस कंडीशन में है और इस कोविड-19 के जो लॉकडाउन है, उसमें वो कहाँ तक जिस उसने सफ़र किया है और उसका जो नुकसान है, वो पाकिस्तान की मईशत को किस हद तक पहुँचेगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं सैयद आसिफ ज़मान साहब से करता हूँ। सैयद साहब, जैसे कि आपने जो मैंने प्रोग्राम की जो मैंने तो स्टार्ट में बात की है, तो आप क्या समझते हैं सर कि जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, वो कितने क्रूशियल होंगे कोविड-19 के लॉकडाउन के हवाले से दुबई के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबको आप शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, हसाम दुरानी साहब के आपने मुझे इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे कि मालूम है आपको कि कोविड-19 की जो क्राइसिस है और जो पोस्ट पैंडेमिक जो पीरियड जो असेस किया जा रहा है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन इस वक्त मेरी कौंसल जनरल साहब से मुलाकात हुई है अभी मेरे ख्याल से जुमेरात के दिन, और वेडनेसडे को मुलाकात हुई है। तो पता ये चला है कि तकरीबन 80,000 लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान वापस जाने के लिए, रिपैट्रिएट होने के लिए। जो पेंडेमिक की सिचुएशन खराब उस वक्त हुई जब ये 3 हफ्ते का लॉकडाउन दुबई के अंदर कंटिन्यूस लॉकडाउन हुआ। अब जो लॉकडाउन जब हुआ उसके अंदर आपको पता है कि पाकिस्तानी जो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी की मेजॉरिटी जो है वो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, जिनमें टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज हैं। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी जो है उसने मुझे कांटेक्ट किया और कि वो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट कराना चाहते हैं। तकरीबन 5,000 सिक्योरिटी गार्ड जो पाकिस्तानी हैं उनको वो लॉन्ग लीव पे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मोहताद अंदाजे के मुताबिक कि एक बहुत बड़ा जो है ना जो ज़र मुबादला पाकिस्तान का को जाता है यूएई से, वो बहुत ही बैडली अफेक्ट होगा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि लोग आउट ऑफ जॉब हुए। अभी पेंडेमिक की जो रिलीज जिन्होंने रिलैक्सेशन जो करी है उसके अंदर उन्होंने पार्शली जो है मॉल्स खोले हैं, लेकिन गैदरिंग अभी है। तो इट विल टेक टाइम। ये 30 डेज जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन है कि अगर जो स्प्रेड है वो लिमिटेड रहता है, जैसे कि एवरीडे ऑलमोस्ट 500 प्लस केसेस आ रहे हैं यूएई के अंदर। तो अब उन्होंने ये एक फैसला किया है कि वी आर एक्सेप्टिंग दैट नंबर, यानी कि वो अब हमें इस नंबर्स के साथ जीना है। उसकी वजह ये है कि क्या हम दो सूरतें हैं, या तो हम बिल्कुल जीरो लेवल कर दें और इकॉनमी को तबाह होने दें, लेकिन वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम नहीं मालूम है हमें कि क्या पेंडेमिक कब खत्म होगा, कोविड क्राइसिस यानी ये वायरस है वो अपनी तबाही मौत कब मरेगा, या उसका वैक्सीन कब आएगी। तो वी कैन नॉट, यानी नो इकॉनमी कैन सर्वाइव ऑन दिस कंडीशंस। उसकी वजह यही है कि अब ये देखें, और सबसे बड़ा जो दूसरा जीसीसी कंट्रीज को सेटबैक पहुंचा है वो आपकी जो है ऑयल प्राइसेस है। ऑयल प्राइसेस जो है आपकी इस वक्त जो है वो $18 पर बैरल के करीब है। इसका मतलब ये है कि बजट डेफिसिट सऊदी अरब का जो ब्रेक इवन है, अगर ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल 60 से 70 के दरमियान जाते हैं तो ब्रेक इवन करते हैं। एनीथिंग बियॉन्ड और बिलो दैट वन, बिलो इज दैट वन, इट मींस दे आर मेकिंग लॉस इन देयर जो अपना जो उनका जो बजट है उसके अंदर लॉस कर रहे हैं। यूएई की जो है वो तकरीबन 45 से 50 है। तो अब नेक्स्ट 30 डेज ये ऑब्जर्व करके देखना है क्या हालात उसी तरह कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं है। हाँ, इशफाक साहब, आप मुझे ये बताएँगे कि क्या इस वक़्त जो सिचुएशन जैसे अभी जो है वो सैयद असद ज़मान साहब ने बताया कि मोर देन 80,000 पर्सनेल्स जो कि पाकिस्तान से दुबई में जो थे वो नौकरी की गर्ज से आए हुए थे। तो वो उन्होंने वापस आने के लिए अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा लिया है, या आप ये कह सकते हैं कि वो 80,000 बंदा जो है वो नौकरी से फ़ारिग हो चुका है या होने वाला है।
तो क्या ये सिचुएशन, क्या इसी तरह की सिचुएशन जो है वो जो है सऊदीया में भी मौजूद है? सॉरी हशाम साहब, मैं थोड़ा एक ऐड कर दूं, जो 80,000 लोग हैं उसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो खाली नौकरी नहीं, विजिट्स पे आए हुए थे यहाँ पे यूएई के अंदर, और फैमिलीज है, तो उसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो नौकरी की तलाश में है। जी प्लीज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हशाम साहब। मेरी तरफ से पायलॉन टीवी के व्यूअर्स को रमज़ान करीब और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। पहले मैं हशाम साहब के सवाल का जवाब देने से पहले कि सऊदीया के अंदर जो सिचुएशन है उसमें एक छोटा सा मैं वाकया मुझे याद आया जब मैं अभी चेक कर रहा था। तो हमारी मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाल बता रहा हूँ कि एक काफिला था, वो गारे हिरा की तरफ जा रहा था ऊपर। तो जाहिर है कि वो थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई है, जब हम चढ़ते हैं तो उन्होंने काफी सुबह जब फजर के बाद जाते हैं तो उस वक्त इतना गर्मी नहीं होती, तो उन्होंने क्या किया कि एहतरामन वो चप्पल सारे उतार दिए उन्होंने और ऊपर चढ़ गए। वो जब वो गारे हिरा पे ऊपर चढ़ गए और जो भी मामला उन्होंने वो इसके बाद वापस आने लगे तो ज्यादा टाइम हो गया था, बहुत गर्मी हो गई, जोहर का टाइम था, महीने भी शायद गर्मी के थे। तो ज़ाहिर उनके पत्थर थे, वो पत्थर में उनके पैरों में पत्थर चुभने लगे और गर्मी की वजह से काफी छाले पड़ गए, और जब नीचे आए तो वो तकरीबन एक आध हफ्ते तक उसको तकलीफ रही। तो बेसिकली इस जो ये जो किस्सा है इसका कंक्लूजन ये है कि जब हम किसी चीज का आगाज करते हैं तो हमें इख्तिताम पता होना चाहिए। अगर हमें इख्तिताम पता नहीं होगा तो हमें मुश्किलात सफर करनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो भी इस वक्त मेजर लिए हुए हैं, जो कोविड-19 के मेजर ले रही है या जिस तरह की पॉलिसियां चल रही है, मेरा अपना ख्याल है कि उसके पास कोई कंक्लूजन नहीं है, उसका इख्तिताम उसे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ एक डिजास्टर खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आप नेक नियति में भी ये काम कर रहे हैं तो एंड ऑफ द डे अगर कोई कंक्लूजन नहीं है आपके पास, आपको नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा या आपके पास, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो ये एक अभी जो नजर है। अब आ जाए आपके क्वेश्चन के ऊपर कि सऊदी अरब के अंदर क्या हालात है। इस वक्त मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, लोगों से बातचीत हो रही, तो 40 से 50 हजार लोग वेट कर रहे हैं वापस पाकिस्तान जाने के लिए, और पीआईए ने अपनी परवाजें शुरू कर दी हैं। अगर आपको टिकट करवानी है तो थ्रू 40 to 50,000 पीपल अभी वेट कर रहे हैं। और ये इस वक्त अभी ये हो रहा है, जब आप बुकिंग करवा रहे हैं तो वो आपकी बुकिंग एम्बेसी के थ्रू हो रही है, प्रायोरिटीज बेसिस पे हो रही है, जिनके अकामे कैंसिल हो गए, जिसमें वो भी लोग शामिल हैं जिनके विजिट वीजा पे थे, जिनके वीजा एक्सपायर हो गए, जिनकी जॉब चली गई है, जो जिनके अकामे एक्सपायर है, तो उसको वो हल जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जाहिर है कि इस वक्त सऊदीया के अंदर दो चीजें, हमारी लॉकडाउन ईज हुआ है, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक इन्होंने कर्फ्यू में नरमी की है 13 मई तक। तो अब वो जाहिर उस तरह से तो इकोनॉमी इनकी नहीं चल पा रही इनके, और यहाँ पे लॉकडाउन बहुत सख्त है और बहुत अच्छी बात है इस वजह से। और क्योंकि टेस्टिंग उन्होंने बहुत बढ़ा दी है, दुनिया के मेरे ख्याल से तीसरे चौथे नंबर के कंट्री, टेस्टिंग बहुत हाई नंबर हो रही है, तो इनके केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी लोगों से कंपेयर करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में है। तो इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तानी तबके की और खासकर पाकिस्तानी लेबर की, वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और जॉब जा चुकी है और जाहिर है वो वापस जाने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि वापस भेजा जाए। अब पाकिस्तान ने वहाँ पे क्या इंतजाम किए हुए हैं, वहाँ लोग आ रहे हैं, वहाँ लोग आएंगे तो क्या मामला होंगे। और लास्ट प्रोग्राम में मुझे आसिफ जमान की अच्छी तरह ये बात याद है कि सबसे बड़ा मसला तो ये होगा कि आपके जो लोग जब लैंड करेंगे, तो मैंने बीच में सुना था कि ये न्यूज आई थी और टीवी में देखा था कि आप क्वारंटीन भी अपने खर्चे पे करें, मतलब आपको एक्सपेंस बेयर करने पड़ेंगे। आप सोच, एक दफा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और ओवरसीज से ज्यादा डोनेशन मांगते हैं, इट्स वेरी गुड, जाहिर हमारे ओवरसीज कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन दूसरी जगह आप ये बात कहते हैं कि जो बाहर से बंदा आएगा वो क्वारंटीन के एक्सपेंस खुद बेयर करेगा। मतलब ये इसका मतलब है कि सिर्फ आप हमें पैसे दे दें, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। एक दो हफ्ते पहले की न्यूज़ है, आई डोंट नो उस पर क्या अपडेट है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ खबर थी कि जो लेबर तबका जाएगा तो उसको आप होटल के एक्सपेंसेस खुद बेयर करने पड़ेंगे, वहाँ जाके 14 दिन का क्वारंटीन वो खुद बेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मायूसी की खबरें हैं मेरे ख्याल से, इसको गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और इस वक्त जो पब्लिक आ रही है का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी कंट्री पे पड़ेगा और लेबर तबके के लिए मसाइल पैदा होंगे। ठीक हो गया। इशफाक साहब, अभी आपने जो बात की है कि जो लोग पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, किसी भी वजह से आया कि उनकी जॉब खत्म हो चुकी है या
वो उनके कामास खत्म हो चुके हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या कोई अपने रिश्तेदारों के पास आए थे। तो आपने बताया कि उनकी जो वापसी की जो टिकट है वो सिर्फ़ एम्बेसी के थ्रू हो रही है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो पीआईए है या कोई भी एयरलाइन जिसके थ्रू वो आ रहे हैं, उनकी प्राइसेज़ जो है, उनकी जो टिकट की जो कीमत है वो 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा वो टिकट वो यानी कि उनसे कीमत वसूल की जा रही है। तो क्या ये बात सही है? देखिए, अभी तक तो जाहिर है कि मैं इस यानी जिन लोगों ने टिकट बुकिंग वगैरह कराई है, उसके तो मैं उससे तो ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है, ना मैंने कोई ऐसी न्यूज़ अभी तक पढ़ी है। लेकिन अगर ये हो रहा है और इस तरह की अगर चीज़ हाईली चार्ज की जाए, क्योंकि बाकी तमाम एयरलाइन अपने नॉर्मल चार्जेस ले रही है, कोई भी एयरलाइन ज़्यादा चार्ज नहीं कर रही कहीं पे भी। मेरा अपना ख्याल है कि पीआईए को भी नहीं करना चाहिए, और अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वैसे ही लोग इतने परेशान हाल हैं। और क्योंकि ज्यादातर इस वक्त आपको सबसे बड़ा मसला पता है, लेबर तबका आ रहा है। जो व्हाइट कॉलर पब्लिक है उसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ना उनके जॉब के इतने बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि उनकी वो वर्क फ्रॉम होम वाला यहाँ पे बड़ा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो खुद मैं अपनी फर्म रन करता हूँ, हमारा काम घर से चल रहा है, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो रिटेन जॉब पे, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन लेबर तबका, क्योंकि उनसे बाहर जाके काम करना, और बाहर काम नहीं हो रहा, काम खत्म हो रहा है, दिहाड़ी खत्म हो रही है, टैक्सियां बंद पड़ी हुई हैं, तो क्या आप उन लोगों से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा आप चार्ज करेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ तक इन लोगों को तो आप अगर कुछ दे सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ जाएं, अगर ये पॉसिबल हो तो। मेरे ख्याल से इनको कम से कम ये ऐसा घुस जेस्टर आना चाहिए, आई थिंक। मैं आसिफ आसिफ ज़ुबान साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी आपने बात की थी कि जो नेक्स्ट 30 डेज़ होंगे, हमें वो देखना पड़ेगा कि वो कितने क्रूशियल हैं, और उसमें इकोनॉमी के हवाले से जो है आपने बात की थी, और ख़ास तौर पे आपने पिन पॉइंट किया था ऑयल की प्राइसेज़ के ऊपर। तो अगर हम देखते हैं तो सर, अमेरिका के अंदर जो थी वो ऑयल प्राइसेज़ जो थी वो कितनी कम हो चुकी हैं, वो बल्कि वो ये कह रहे थे कि अगर आप हमसे 1 बैरल अज़रा तफ़नन वो ये कह रहे थे कि अगर आप 1 बैरल जो है हमसे वो परचेज़ करते हैं तो हम आपको 3 बैरल या 4 बैरल साथ में फ्री भी देंगे। तो ये जो सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं तो सर, जो जिस आपने बात की कि जैसा मोर देन 80,000 पीपल जो दुबई में काम कर रहे थे या वहाँ रह रहे थे या वहाँ पे जॉब की तलाश में आए हुए थे या अपने रिश्तेदारों के पास आए हुए थे, वो वापस वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और अगर वो सारे के सारे पाकिस्तान आ जाते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर तो एक बहुत बड़ा जो है प्रेशर आ जाएगा, और वो उस प्रेशर को वो किस तरह हैंडल करेगा। लेकिन अगर दुबई जो है, क्या सर दुबई के रिसोर्सेज़ इतने हैं, यूएई के तो रिसोर्सेज़ इतने हैं कि वो अगले 4 साल तक या 5 साल तक जो है वो इस बर्डन को जो है वो बर्दाश्त कर लेगा सर? अच्छा, पहले तो मैं 2-3 चीज़ों की तस्दीक कर दूँ जो अशफाक भाई ने कहा है। एक तो ये है कि जो और होटल भी शामिल है। जो आप गवर्नमेंट की क्वारंटाइन एरियाज हैं वो आप लेते हैं, जिसमें एक कमरे में 2 आदमी को रखा जा रहा है। फैसिलिटी बनाई है वो तो उन्होंने बनाई है, पर वीक 2000 थी, अब बढ़ा के 10,000 तक वो लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने फ्लाइट्स जो है वो लिमिटेड करी हुई है, इस वजह से करी हुई है कि जो उनके पास क्वारंटाइन सर्विसेज, जिसका मुल्तान है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुल्तान की फ्लाइट 8 घंटे लेट गई है, क्योंकि डीसी मुल्तान जो है वहाँ पे इंतजामात नहीं कर सके थे। और इसकी मेन वजह भी यही है कि हम पीआईए खाली इसलिए ऑपरेट कर रही है कि जो फॉरेन एयरलाइन को आप ऑपरेट करने की इजाजत देते हैं वो तो टाइम पे उड़ेगी और टाइम पे उतरेगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब जहाज उड़ने वाला होता है, जब यानी कि वहाँ पे पूरा इंतजाम मुकम्मल नहीं हुआ होता, तो जहाज ये उड़ने नहीं दे रहे, जहाज डिले हो जा रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये, और क्वारंटाइन ये 48 आवर, जिस तरह आपका टेस्ट हुआ और आपको अगर नहीं भी है कोरोना, तो आपको 48 आवर्स उस क्वारंटाइन एरिया में रहना है बाहर जाने से पहले। 14 डेज सिर्फ उसके लिए है कि जिसको यानी कि साबित हो गया कि उसको जो है कोरोना है। सेकंड जो है प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस की ये है कि पीआईए ने प्राइसेस बहुत हाई करी हुई थी, जिसके ऊपर क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लाइटें हमारी शुरू हुई थी, यूएई के ऊपर काफी एहतजाज हुआ। एहतजाज होने के बाद अब ये हुआ है कि उन्होंने प्राइसेस कम कर दिए। मैंने इसमें चैट बोर्ड में आपको प्राइसेस नई शेयर कर दी है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है। प्राइस इसलिए ज्यादा थी कि जहाज एक साइड से खाली आ रहा था, और खाली आने की अलावा भी उसको जो है, जो अब जाहिर बात है जहां उतरता है जहाज, उसको 1 घंटे में उड़ के जाना है, वो 1 घंटे के बजाय वो 6 घंटे में उड़ के जा रहा है। तो जब यूई का जब वो यूज कर रहा है, ग्राउंड यूज कर रहा है और सर्विस यूज कर रहा है, तो वो प्राइसेस हाई चली जाती है। तो इसके ऊपर जुल्फी बुखारी साहब से बात हुई, और जो है ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की बात हुई है, जो हमने यानी कि एक अभी थोड़े दिन पहले एक जूम के ऊपर मीटिंग भी हुई है जुल्फी बुखारी से,
जिसमें ICAP UAE चैप्टर के लोग भी बैठे हुए थे। उस दिन इत्तफाकन रमजान की टाइमिंग ऐसे थे कि मैं एम्बेसी नहीं जा सका, लेकिन मैं उनको वॉच कर रहा था पूरा जुल्फी बुखारी साहब को, और जो हमने सवालात लिख के दे दिए थे, जो हमारी तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब को ये पैगाम पहुंचा दिया था कि, और दूसरी बात ये कि ये क्राइटेरिया क्या सेट करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स ये हैं, पहले मैं बताऊंगा फिर आपके सवाल पे आऊंगा, सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि प्राइसेस अब जो है वो कम कर दिए हैं PIA ने। उसके अंदर उन्होंने कैटेगरी 3 कैटेगरीज करी हुई हैं, उसमें एलोकेट करी हुई इकोनॉमी क्लास करी हुई है, एक बिजनेस प्लस करी है और एक फर्स्ट क्लास करी हुई है। जो हमारे यहाँ एम्बेसी को इस वक्त जो है जो हासिल है वो इकोनॉमी क्लास पूरी की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास हो, और बिजनेस क्लास और दूसरी जो है PIA सेल कर सके। PIA के साथ मिसहैप यहाँ पे हुआ है कि PIA के मैनेजर साहब जो है उनको कोरोना खुद हो गया है, तो PIA की पूरी मैनेजमेंट जो है इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रही अबू धाबी खास तौर पे, क्योंकि दे हैव टू मच इंटरेक्शन विद द पीपल ओवर देयर। अच्छा, अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, जो आपका पहला जो बेसिक क्वेश्चन था कि जो 30 डेज है जो पीरियड है, कैन आई रिपीट, दोबारा आप करेंगे सवाल क्या था आशाम भाई? सर मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जो जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक सब बहुत बड़ा बर्डन आएगा, ऑल दो पाकिस्तान के अंदर सऊदीया से और UAE से बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ से पैसा कमा के वहाँ भिजवा रही थी, और वो पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक करंट सिचुएशन आई हुई है पूरी दुनिया की जो है वो इकोनॉमी के ऊपर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या UAE के सर रिसोर्सेज इतने हैं कि वो अगले 2 साल के अंदर अंदर इस जो प्रेशर है इसमें से बाहर निकल आएगा? देखें, ये तो वही वाली बात है कि सोने की भी दीवार होगा, उसको खाना शुरू करते दीवार खत्म हो जाए। लेकिन UAE ने जो है स्टिमुलस पैकेजेस जो अनाउंस किए हैं वो बहुत बड़े हैं, वो तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर के हैं। ठीक है, उन्होंने जो स्टिमुलस पैकेजेस जो अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए या करने के लिए बैंक्स ने जो अनाउंस किए हैं, दूसरे करे हैं, और जो फैसिलिटेट कर रहे हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, दे हैव तकरीबन $2 ट्रिलियन का रिजर्व इनके पास मौजूद है UAE के पास। तो दीज रिजर्व्स आर बीन क्रिएटेड इन केस कि अगर ये हालात इस तरीके से वाकयात हो जाते हैं, तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा जेस्चर UAE गवर्नमेंट का ये है कि वो अक्रॉस द बोर्ड के इररेलेवेंट और इररिस्पेक्टिव कि ये इनका सिटीजन है कि नहीं है, जो जितने भी एक्सपेट्रिएट है उनको खाना, मुझे इस वक्त रमजान में आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि इतनी अफ्तार वो लेबर कैंप्स और इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग जो काम करना चाहते हैं, लोगों को खाना पहुंचा करें, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दुबई पुलिस और दुबई गवर्नमेंट हर एक के घर पे डोर स्टेप पे, हमारा काम पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के अंदर मेरे दोस्त वगैरह काम कर रहे हैं वॉलंटरी, उनका काम सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि किसको खाने की जरूरत है, उसके डोर स्टेप पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए उन्होंने कोई स्लॉट खाली छोड़ी ही नहीं है? जी, वो काफी काम कर रहे हैं। और दूसरे ये है कि देखिए उनके पास रिजर्व मौजूद है, ये सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन देखें, बिजनेस जो दुबई का जो मेन कोर एक्टिविटीज है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है और रियल एस्टेट है। जब रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीजें जो हैं, ये अगले, आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, अगर फर्ज करें इंशाअल्लाह ताला अगर कोरोना आज भी खत्म हो जाए तो अगले 2 साल तक लोगों ने विजिट पे नहीं आना है, कहीं पे लोगों ने घूमने नहीं निकलना है, लोगों ने नेसेसिटीज पे जाना है, बेसिक लग्जरी पे नहीं जाना है, गाड़ियों ने नहीं बिकना है। तो ये सारी चीजें हिट अप करेंगी तो ये इवेंचुअली आपकी, बेशक आप सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसेस को, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको अपना कट डाउन करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस और सारी चीजें करने पड़े। इट्स अ टफ टाइम अहेड। और GDP जाहिर बात है मुल्क की बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि आप जो डिपेंडेंट है ऑयल के बाद, जो है सबसे बड़ा डिपेंडेंट दुबई जो है, मेन उसका जो बिजनेस है वो एक्टिवेट होता है रियल एस्टेट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। फिर 2020 आपको पता है मेन जो इसका टारगेट है, जिसके ऊपर मल्टी बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए, वो अनफॉर्चुनेटली इज मूव टू द नेक्स्ट ईयर। वी डोंट नो नेक्स्ट ईयर इट विल बी सो बिग और नो अदर countries will be willing to come for 6 months over here or no। तो एवरीथिंग इज, यानी कि अभी कोई चीज आप कोई एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इशफाक साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे अभी जो है वो सैयद आसुमान साहब ने बात की थी कि ऑयल की जो प्राइसेस के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो सर अगर हम देखते हैं सऊदी अरब जो है वो इस वक्त लीडिंग है ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री जो है, और जो इस वक्त प्रेशर आया हुआ है, एक पैनिक जो आया हुआ है, या एक आप कहते हैं कि एक स्ट्रेस आ गया है इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, ऑयल जो है कहीं पे इस्तेमाल हो नहीं रहा,
पाकिस्तान के अंदर भी कुछ प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं ऑयल की, और पूरी दुनिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन, अगर हम देखते हैं तो डिप्रेशन का शिकार है। तो आप क्या समझते हैं कि जो जिसका रिज़र्व, नो डाउट सऊदी अरब एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो वो अगले 2 साल में क्या इस सिचुएशन से सर बाहर निकल आ सकता है? और इस वक़्त करंट जो सिचुएशन, जैसे अपनी सैयद आसिफ जमान साहब ने बताई थी कि वो अपने उनका जो यूएई है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो जो वहाँ के लोकल हैं या जो लोग बाहर से आए हुए हैं वहाँ पे मेहनत मज़दूरी के लिए, उनको किस हद तक वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। आया कि यही सिचुएशन जो है वो आपके सऊदी अरब में भी आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सर? शाह भाई देखें, सऊदिया अगर आप 2019 में देखें ना, तो यहाँ के जो मोहम्मद बिन सलमान ने एक 2030 का विजन इंट्रोड्यूस किया था 2018 के अंदर, जिसका उन्होंने नॉन ऑयल बेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था कि यार उन्होंने पहले से ये रियलाइज कर लिया था कि ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई और ये जो कोविड-19 की वजह से बड़े प्रॉब्लम हो गए, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन उसके अलावा भी ये लोग अब बहुत ज्यादा आगे जो 2030 का विजन अगर आप पढ़ें तो उसमें ऑयल बेस्ड सेक्टर इन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी इनकी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर बेस ये करें नॉन ऑयल बेस्ड के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने टूरिज्म को बड़ा सपोर्ट किया है और दूसरी इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बड़ा सपोर्ट किया है अपने, और दूसरी इंडस्ट्रीज के उन्होंने एक नया शेयर बना रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें वो सारे दुनिया की सारी चीजें ला रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से आपने देखा था बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं, लॉज भी यहाँ पे बड़े ईज हुए हैं और बड़ी दूसरी चीजें भी चेंजेस हो रही हैं ओवर द पीरियड। अब आ जाए इस करंट सिनेरियो के अंदर जो प्रॉब्लम हो और ज़ाहिर है कि वो ब्रेक एयरलाइन सऊदीया के या उसके नीचे जाएगी तो वो लॉस में चली जाएगी, ठीक है, उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा सऊदी इकोनॉमिक्स पे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि पूरी दुनिया में ये सिनेरियो चल रहा है इस वक्त और ये ऑयल की जो प्राइसेस है और नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में अगर ये संभल जाती है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर मैनेज हो जाती हैं, तो हो सकता है कि वो इतना बड़ा कोई डिजास्टर ना हो। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन है इनकी इकोनॉमी के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा इशू सिर्फ ऑयल का नहीं है, एक दूसरी ये कि इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी इम्पेक्ट करी, क्योंकि लोग पिलग्रम नहीं आ रहे, हज नहीं होगा, उम्रे के जो ज़्यादा लोग नहीं आए, रमजान के अंदर बहुत बड़ी अर्निंग है, इसके बाद जो उम्रा होगा, जिस तरह भी आसिफ साहब ने कहा अगर ये सिचुएशन मैनेज भी जाती है नेक्स्ट 6 मंथ में तो लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सऊदी इकोनॉमी के ऊपर। उसका इसके ज़्यादा एयरलाइन की जो इनकी परवाज है उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जहाँ पे इनके अपने इकोनॉमिक्स पे आएगा उसका इम्पैक्ट आपके एक्सपर्ट्स की जॉब पे भी आएगा, तो ज़्यादा ले ऑफ भी होंगे। और इस वक्त तक तो आपकी लेबर जो फोर्सेज है वो प्रॉब्लम में आ गई है, आने वाले वक्तों में आपकी वाइट कॉलर जो लोग काम करें उनके भी जॉब के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अब ये नेक्स्ट आपने कहा एक या 2 साल के अंदर ये लोग निकल पाएंगे, क्योंकि इनके पास अपने रिजर्व होते हैं, ज़ाहिर ये एक अच्छी इकोनॉमी है, इनके पास प्लानिंग होती है, ये लोग क्योंकि इनकी जो वर्क फोर्स है वो काफी कंट्रोल्ड होती है, चीजें इनको पता होता है कि कहाँ से कैसे फ्लो करवाना है, तो आई थिंक ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी गुड प्लान। तो टफ सिचुएशन है, ऑब्वियसली बहुत टफ सिचुएशन है, लेकिन इनकी मेरे ख्याल से ये लोग अपनी कोशिश करके नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इस पे काबू पा लेंगे। और लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक्स से बहुत पड़ेगा। आपके अगर लोग वापस भी नहीं आएंगे ना तो रेमिटेंस बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि लोगों की सैलरीज कम होंगी, लोग सेविंग पे जो इस वक्त जो लोगों के एक्सपेंस हो रहे हैं तो सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग कम होगी तो रेमिटेंस कम होगी, एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन है। तो इसके बाद सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं है कि आपके वापस लोग वापस जा रहे हैं, आपकी रेमिटेंस बहुत ड्रास्टिकली नीचे आएंगी, तो इसको भी हमें फोकस करना होगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान की सर इस वक्त जो ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो सर वो ग्रोथ रेट पाकिस्तान का तो आपको भी पता है सर इस वक्त 1% के करीब है, और इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ही ऑलमोस्ट माइनस में चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो लोग जो इस वक्त जॉब हैं वो वैकेंसीज जो है, या आप ये कह लेंगे कि वहाँ पे उनको डाउन साइजिंग हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी जो कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आप वहाँ बैठ के वॉच कर रहे हैं और एक कम्युनिटी को आप जो है संभाल के बैठे हुए हैं, आप क्या असेस करते हैं कि आइंदा कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए?
हाँ देखिए, इसके अंदर जो है कितना टाइम लगेगा ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कोरोना कितने अरसे में खत्म होगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हमारी जो है फुल ऑपरेशनल नहीं होती चीजें शुरू, तो हर दिन जो है वो एक एडिशनल आप पे बर्डन डाल रहा है। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी तस्वीर कर दूं कि जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है वो यूएस इटसेल्फ है, सऊदीया से भी ज्यादा 18% तकरीबन जो वर्ल्ड की जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो यूएस खुद प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी जो है ना वहीं पे ही है यूएस की। अच्छा, इसके अंदर ये है कि देखें अभी कुछ चीजें ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक्त सरवाइव कर सकती है और चीजें कर सकती हैं कि आप इन हाउस कैपेबिलिटीज जो हमारी है उसको रिफाइन करें, हमारी अपनी क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली बोलना तो नहीं चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हमारी जो सेलेबल प्रोडक्ट खाली आज तक है वो आर्मी है। आपको कोई जरूरत पड़ती है आप आर्मी भेजते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान का नाम आप उठा के देख लें एक्सपोर्ट्स के अंदर, या यूई के अंदर भी हम उठा के देखते हैं तो इंपोर्ट्स जो आ रही है 6% है टोटल, यानी कि पाकिस्तान से कोई चीज ही नहीं आ रही है। अगर आ भी रही है तो इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू आ रही है, चावल भी आ रहे हैं तो दूसरे भी चीज आ रही है। आप अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, देखिए बात यह है क्या अगर आपके पास खाने को है इस दौर के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस करने को है और लोगों को आप खिला सकते हैं, और मुश्किल वक्त तो निकल जाएगा ना, आपके एक ऊपर एक किसी फर्द के ऊपर तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है ना गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। जो लैकिंग कर रहे हैं हमारी कंट्री आज के दौर में, वो गुड गवर्नेंस लैक कर रही है, अकाउंटेबिलिटी लैक कर रही है। अभी ये तो कोरोना से पहले आपने देखा कि चीनी के ऊपर एक फड्डा, आपने देखा आटे के ऊपर एक फड्डा, ये सारी चीजें आपने एक्सपोर्ट कर दी, आपके पास इतनी खुद जरूरत थी और उसके बाद एक्सपोर्ट कर, उसके बाद आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए यानी कि हैरान कुन बात है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की को जो है ना प्रोटेक्ट करना, और उसको जो जदीद जो टेक्नोलॉजी से मैं खुद काम करता हूँ, हमारा हमने एक कंपनी लॉन्च करी है फिनटेक के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता है फिनटेक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन ये काफी इंप्लीमेंट हो चुका है। हमारा मुल्क इन चीजों में भी बहुत पीछे है। सेंट्रल बैंक ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान आज यही सोच रहा है कि ये जो है हम जो है क्रिप्टो करेंसी अलाउ करें नहीं करें, हम ये करें। दुनिया के अंदर अब यूरोप अमेरिका इतने मुल्क हैं, एडवांस मुल्क हैं, वहां सब हो चुका है, अफ्रीका जैसे मुल्क में भी हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, हम अपने सेल्फ सफिशिएंसी में बहुत पीछे हैं। अगर अपना घर सही से संभाल लेंगे, सही से कर लेंगे, देखिए इस वक्त एक्सटर्नल आपको लोगों के पास खुद पैसा नहीं तो आपको कौन देगा पैसा, यानी कि आप बहुत डिपेंड कर रहे थे जो है हमारी गवर्नमेंट के लोगों से जाके फंड मांग रही है और रिटर्न, और जो पैसा आपने उधार लिया वो तो आज नहीं तो कल आपको वापस करना ही करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा लेके वो जो है माफ करा लेना है। तो आपकी सेल्फ रिलायंस सब सफिशिएंसी क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या रहेगी। हमारा मुल्क हमेशा देखिए, हम जब बचपन से हमने सुना कि हमारा मुल्क जो हम अशफाक भाई को भी याद होगा कि हमें जो टीचर इकोनॉमिक्स के मिले, हमें जो पहले उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर पैरेलल इकोनॉमी रन करती है। पैरेलल इकोनॉमी रन करती है पाकिस्तान के अंदर, ब्लैक मनी और दूसरा इतना ज्यादा है जो पाकिस्तान के बजट के डबल है। ठीक है, ये हमारे पहले दिन से हमें भी पता है, आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो इतनी खुशहाली नजर आ रही है वो इसलिए नजर आ रही है कि अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक का पैसा कहें या जो भी पैसा कहें उसका पैसा वो मूव कर रहा है। अभी जो गवर्नमेंट ने इकदाम करे और सख्तियां करी वो बहुत अच्छी बात है, जाहिर बात है, और उसको उनको जो है ना FATA की तरफ से भी था और मुख्तलिफ जगह से था, लेकिन उसके बहुत से नुकसानात हुए। नुकसानात ये हुए जो जितना पैसा जो ब्लैक मार्केट का पैसा जो रन कर रहा था मार्केट से वो वाइप ऑफ हो गया, लोगों ने पैसा निकाल लिया है या लोग ले चले गए हैं। फिर आपने जो एमनेस्टीज डिक्लेयर करी मुल्क के अंदर, पहली एमनेस्टी तो बड़ी कामयाब रही, दूसरी एमनेस्टी का टाइमिंग भी गलत थी, सब कुछ था, यूएई के अंदर भी बड़ी कोशिश की। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि आज इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपको अपने बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या है हमारे? बेसिक्स ये है कि हमारे अपने जो एग्रीकल्चर, हम लोग कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि वी आर एग्रीकल्चर कंट्रीज, तो हमें ये तो हो गए कम से कम खाने को तो हो लोगों को। उसके बाद रहने के लिए रहायशी मंसूबे जो इन्होंने अनाउंस किए थे उसको वो कोशिश करे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारे काम हो। अब कौम को भी समझ लेना चाहिए, और जो है ना इम्प्लीमेंटेशन तो जाहिर बात है मेरी और आपकी, हम लोग का तो खाली ये है कि अपने हम लोग व्यूज और दूसरे आगे तक पहुंचा दें, बाकी अल्लाह मालिक है। करूंगा जो आपने इकोनॉमिक्स का पाकिस्तान सवाल किया, इस पर थोड़ी सी मैं अपनी, एक सबसे बड़ी चीज इस वक्त है ना, सबसे ज्यादा जो एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है कोविड-19 के अंदर, आउटसोर्सिंग का काम।
ठीक है। दुनिया में घर बैठ के अब लोग आउटसोर्सिंग का काम देंगे। पहले तो ये था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हमारी वजारत है वो बैठ के इस्लामिक कैलेंडर बना रहे, ठीक है, और जो वजारत जो काम करना चाहिए था उस पर काम नहीं हो रहा। तो हम अभी इस्लामिक कैलेंडर बना के बड़े खुश हो जाते हैं और जाके टीवी पे अनाउंसमेंट हो रही होती है। मुझे बड़ी अफसोस की बात होती है कि अगर ये हमारी वजारत का विजन है तो हम आगे कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, आईटी जो मिनिस्ट्री है वो जाहिर है कि मैनेज करने के लिए दी जाती है कि यार किसी को खुश करने के लिए दे दो। जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है आईटी, इस वक्त आप घर बैठ के काम जो आउट, इस वक्त इंडिया देखें, इंडिया के अंदर भी कोविड-19 है, उनके बहुत सारे इलाके, बेंगलोर इनका रेड जोन में है इस वक्त, ठीक है, बेंगलोर इनका आईटी का हब है। हमारी इस वक्त 1.5 पौने 2 साल की गवर्नमेंट आ गई, जिन्होंने, इमरान खान ने बड़ा बात की थी कि हम और आउटसोर्सिंग का करेंगे, काम लेके आएंगे आईटी कंपनी। क्या आईटी की क्या स्ट्रेटेजी आई हमारे, यकीन मानो, ये आसिफ साहब भी बैठे, मैं बैठा हूं, हम लोग बहुत सारा काम पाकिस्तान में देते हैं, लोगों के पास कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटीज नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों को आदत नहीं है कि आउटसोर्स कैसे काम किया जाता है, लोगों को पता नहीं है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, मैं आपको बताऊं कोविड-19 के बाद अब लोग घर बैठ के काम करेंगे, लोग काम, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आईटी के अंदर हमारी कोई डेवलप, अभी लोग ठीक है इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, लेकिन आईटी को बहुत स्पीड में एक बहुत बड़े फास्ट ट्रैक पे आपको डेवलप करने की जरूरत है। इंडिया हमसे कहीं आगे जा चुका है। नाज़रीन, जैसे कि आपने दोनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू सुनी कि सऊदी अरब और जो यूएई है, वो इस वक़्त खुद एक बहुत बड़े क्रंच सिचुएशन के अंदर है और उनकी जो मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ चुकी है। और लेकिन क्योंकि वो मुल्क बहुत बड़े हैं और उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, इस वजह से उनके जो रिज़र्व्स हैं वो कम से कम इस काबिल ज़रूर हैं कि वो आइंदा आने वाले 1 या 2 सालों तक अपनी जो अवाम है उनको वो तमाम सहूलियात दे सकते हैं जो कि जिस वक़्त जो कि राइट नाउ उनकी जो अवाम जो है वो सहूलियत को एन्जॉय कर रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क को होगा जिसकी इकॉनमी जो है वो हमेशा से ही दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हम लोग कर्ज़ा अगर हम लेते हैं तो हम जो है यूएई से कर्ज़ा ले रहे होते हैं या सऊदी अरब से कर्ज़ा ले रहे होते हैं, या वो पैसों की शक्ल में होता है या ऑयल की शक्ल में होता है या किसी और फैसिलिटी की शक्ल में होता है। लेकिन अगर हम पोस्ट कोरोना अगर हम सिचुएशन को देखते हैं तो उस सूरत में ये दोनों ममालिक भी उस कंडीशन में नहीं होंगे कि वो पाकिस्तान को उस पॉइंट तक फैसिलिटेट कर सकें जिस तक पाकिस्तान अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सके। लेकिन अगर मैं इशफाक साहब की बात करता हूँ तो इशफाक साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया कि पाकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक़्त टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रही है और कंप्यूटर बेस्ड जितने भी बिज़नेसेस वगैरह हो रहे हैं, वो सर्विसेज़ जितनी भी होंगी, वो कंप्यूटर बेस्ड होंगी। और हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वज़ारत है, उसको ये चाहिए कि वो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर गौर करे और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को या आईटी जो हमारी जो फ़ील्ड है, इंडस्ट्री को एक ऐसी पोज़ीशन के ऊपर लेके आए, जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो अपने सर्वाइवल के पॉइंट तक पहुँच सके। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ अपना सैयद आसिफ ज़मान साहब की बात की तरफ देखता हूँ, तो आसिफ ज़मान का जो पॉइंट था वो भी बहुत ही वैलिड पॉइंट था कि पूरी दुनिया जो है, वो उसके अंदर अगर हम पूरी दुनिया को एक साइड पे करते हैं और अगर हम सिर्फ दुबई की बात करते हैं या यूएई की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो थी, वो थी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री और टूरिज़्म की इंडस्ट्री। लेकिन पोस्ट कोरोना के बाद हम देखते हैं तो वहाँ पे भी कम से कम अगले 2 साल तक ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत जो है वो इस कोरोना जो के वबा के दौरान में भी उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को जो है वो ये एक ऐसे चीज़ को उन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, जो कि पूरी दुनिया से बिल्कुल हटकर है। आप ये कह सकते हैं अगर पूरी दुनिया जो है वो मशरिक की जानब जा रही है, तो हम लोग जो हैं, हम लोग मगरिब की जानब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को हमने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और हमने लोगों को कहा कि वो आएँ और अपना पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाना शुरू कर दें। तो बेसिकली आसिफ ज़मान साहब का कहने का जो पॉइंट था, मेन मकसद वो ये था कि हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो मौके के मुताबिक सही डिसीजन लें, एक ऐसे होशमंदाना फैसले लें ताकि हमारे आने वाला वक़्त जो है वो हम लोग किसी जो है वो तंगी के बगैर गुज़ार लें। पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसलिए हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करे। इस तरह फैसिलिटेट करे कि कम से कम हमारे पास अगले 2 साल तक खाने के लिए कोई कमी मौजूद ना हो। उम्मीद है
आप तक हमारी जो तमाम बात पहुँच चुकी होगी, हमारा पैगाम आप लोगों तक पहुँच चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी पैनल के साथ हम आप लोगों के सामने दोबारा हाज़िर होंगे। आप आज की जो गुफ्तगू है, उसपे कमेंट्स जो हैं, वो हमारा कमेंट बॉक्स आपकी राय के लिए हाज़िर है। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।